हेलो दोस्तों, मौर्या सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट जियोग्राफी, इसमें सेमेस्टर 4 कोर 8 पेपर जो है वो आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक जियोग्राफी से रिलेटेड है। और आर्थिक भूगोल में कौन कौन से जो पॉइंट है, कौन कौन से पार्ट है, उसको पढ़ना है सेमेस्टर 4 कोर 8 के अंतर्गत। तो वो है, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन इसका आर्थिक भूगोल का। आर्थिक क्रियाओं के स्थानीयकरण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। तो चलिए आज पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसके परिचय को, इसके इंट्रो पार्ट को, इंट्रोडक्शन को। जो आर्थिक भूगोल का इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें देखिए आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा उसके विषय क्षेत्र की जो है वो विवेचना कीजिए। डिफाइन द इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। चलिए आइए पढ़ते हैं आर्थिक जो भूगोल है उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। आर्थिक भूगोल प्रत्यक्षतः मानव भूगोल की ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत भूतल पर जो आर्थिक क्रियाओं हैं उसका क्षेत्रीय विविधताओं, विशेषताओं और स्थानीय प्रतिरूपों तथा उनके बीच जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है और इसमें क्या है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, मानव के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं, उनका क्षेत्रीय विविधता क्या है, विशेषता क्या है और स्थानीय प्रतिरूप पर इसका जो है वो पारस्परिक जो संबंध है उसका अध्ययन जो है इस पाठ में करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो आर्थिक भूगोल में आर्थिक कार्यों के वितरण, इसके प्रतिरूपों, उनके कारकों तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। समस्त पृथ्वी तल पर प्राकृतिक संसाधनों का क्यों, कहाँ और कैसे उपयोग होता है तथा उसकी परिणति किस प्रकार की है, इस बात का विश्लेषण और अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र कहा जाता है, यानी आर्थिक भूगोल कहा जाता है। तो किसी भी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन है उसका क्यों, कहाँ और कैसे हम उपभोग करते हैं, तो इन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं ये जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। जो सम्मिलित रूप से देखें तो समस्त जीवों में जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान प्राणी जो है माना गया है। और वो जो ह्यूमन बीइंग है, मानव जो है, उनका ये नेचर रहा है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है कि हमेशा जो है वह प्रयत्नशील रहता है। तरह तरह के जो वस्तुएं हैं उसका आपका आविष्कार करता है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत जो है वह प्रयत्नशील रहता है। वह अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, उपभोग और विनिमय करता है। कौन? तो ह्यूमन बीइंग जो मानव है वो। आर्थिक भूगोल जो है मानव के इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन है। ये बहुत ही परफेक्ट आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि मानव जो है वह एक महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान प्राणी है और मनुष्य के द्वारा आर्थिक जो अपनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए क्या है कि वह उत्पादन करता है, वस्तुओं का उसका उपभोग करता है और विनिमय करता है। तो इन सभी से संबंधित जो आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन, उपभोग और विनिमय जो है, इसका अध्ययन जो है वही आर्थिक भूगोल कहलाता है। आर्थिक भूगोल का वर्तमान स्वरूप भूगोल के आधुनिक विकास का परिचायक है तथा समस्त विषय क्षेत्र मानव के वर्तमान आर्थिक जीवन तथा उसके विषय क्षेत्र जो है मानव के वर्तमान आर्थिक जीवन की व्यापकता जो है वो व्यक्त करता है। जैसे जैसे भूगोल की अन्य शाखाएं जो है विकसित हुई तो उसी प्रकार जो है वो आर्थिक भूगोल है उसका परिभाषा भी जो है बदलता गया है, चेंज होता गया है। आर्थिक भूगोल का जो परिभाषा है वो अपना अलग अलग से जो है वो भूगोलवेत्ता के द्वारा जो है दिया गया है, जिसमें आप यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो आपका सन 1882 में जर्मन विद्वान जो गोल्ज हैं उनके द्वारा दिया गया है। और उन्होंने क्या कहा कि आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में उन विशेषताओं
का वैज्ञानिक विवेचन जो है वो किया जाता है, जिनकी वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो एकदम छोटा सा आपका ये परिभाषा है कि आर्थिक भूगोल जो है विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचना है, विश्लेषण है, जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर जो है वो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो ये गोल्ज के द्वारा कहा गया है 1882 में। इसी प्रकार जो है आपका RI मर्फी के द्वारा दिया गया है, आप देख लेंगे, वेंगस्टन तथा रेयान के द्वारा दिया गया है। और अगर ज़रूरी पड़े तो आप लोगों को अगर PDF ज़रूरी हो इसका तो आप बताइएगा कमेंट में, हम इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, वेंगस्टन तथा रेयान के द्वारा। नेक्स्ट है आपका NG पाउंड के द्वारा, जॉन W अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया है 5 में। 6 पॉइंट में आप देखिए CF जोन्स एवं डॉकेन वाल्ड उनके द्वारा भी आपका दिया गया है। मेयर तथा स्ट्री टेलमर के द्वारा दिया गया है आपका आर्थिक भूगोल की परिभाषा। नेक्स्ट है GG चिसोल्म के द्वारा दिया गया है। टूमैन एवं हॉटशॉन तथा जॉन W अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया है। ट्रीमैन एवं अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया परिभाषा जो है 5 समूह में बांटा गया है, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है 11 पॉइंट में कि जर्मन विद्वान रुडोल्फ वेटजेंस के द्वारा भी परिभाषा दिया गया है, वो परिभाषा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 12 पॉइंट में कि GT आपका टेनर, इनके द्वारा भी आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी गई। तो ये 12 परिभाषा इसमें दिया गया है अपना अलग अलग भूगोलवेता के द्वारा, और ये जो है अपने अनुसार जो है वो क्या आर्थिक भूगोल की परिभाषा होनी चाहिए वे दिए हैं, आप इसको देख लेंगे। और जो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं सबसे पूछा जाता है कि ये आपका परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है, या ये पुस्तक जो है वो किनके के लेखक कौन है। तो ये आप इन्हीं सबसे जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका निकलेगा। नेक्स्ट आप देखिए, आपका जो पार्ट है वह आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो उसमें क्या है कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में भूगोलवेताओं के बीच जो है मतभेद रहा है। इसमें क्या है कि आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं का तथा जीविकोपार्जन के संबंध में अध्ययन कराता है। इसमें जो पॉइंट बनेगा कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो पहला पॉइंट है आर्थिक भूगोल जो है मानव के आर्थिक क्रियाओं और उसके जीविकोपार्जन जो अपने जीवन के लिए जीवित रहने के लिए क्या संसाधन का जो उपयोग करते हैं उसका अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। और नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक भूगोल में मानव के जो भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का जो है वो अध्ययन होता है, जिसका मानव के जीवन तथा उसके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। तथा नेक्स्ट जो है पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आप देखिए, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कृषि, खनन तथा औद्योगिक साधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग जो है वो वाणिज्य, व्यवसाय तथा परिवहन का अध्ययन जो है वो कहलाता है आर्थिक भूगोल। इसके जो है वो क्षेत्र हैं। तो जो उक्त जो है ऊपर जो वर्णित आपका विचारधारा है, इसमें एक बात जो है वो साफ नज़र आता है कि जितना अधिक मानव आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होगा, जितना अधिक जो है मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तार होगा, उतना अधिक मानव के आर्थिक जो क्षेत्र है उसका भी विस्तार होगा। तो उतना ही आर्थिक जो आपका आर्थिक भूगोल है उसका विषय क्षेत्र जो है उसका व्यापकता जो है वो बढ़ते जाएगा। आर्थिक कार्यों का तात्पर्य क्या है, तो उन कार्यों से है जिनमें विभिन्न वस्तुओं तथा पिंडों में वृद्धि होती है तथा मानव विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता आती है इसके अंतर्गत, और वस्तुओं के जो मूल्य है उसमें वृद्धि करके उसके स्थान परिवर्तन और जो है उसके अधिकार में परिवर्तन जो होता है। तो इस प्रकार प्रमुख रूप से आर्थिक कार्यों के अंतर्गत जो है उत्पादन, विनिमय और आपका यहाँ देखिए जो मेन पॉइंट है वो है कि आपका जो आर्थिक भूगोल है उसके अंतर्गत जो है उसका क्षेत्र जो है वो क्षेत्र विस्तार जो है वो उसके उत्पादन, उसके विनिमय और उसके उपभोग से संबंधित है। 3 पॉइंट जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका दिख रहा है, आप देखिए। पहला जो है इसके अंतर्गत जो है इसका क्षेत्र के अंतर्गत आपका उत्पादन
विनिमय और उपभोग जो है वो सम्मिलित किया गया है। इन्हीं 3 पॉइंट को जो है वो आगे हम लोग देखेंगे। उत्पादन देखिए, उत्पादन संबंधी आर्थिक कार्यों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीयक उत्पादक। तो ये आपका जो आर्थिक भूगोल है उसके आपका जो क्षेत्र विस्तार है, उसकी व्यापकता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप प्राथमिक उत्पादन क्या है? प्राथमिक उत्पादन में प्राकृतिक तत्वों को सीधा उपयोग जो है किया जाता है और उसके अंतर्गत जो है फसल उगाने के लिए मृदा का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार जंगल से लकड़ी को काटना, जल से जो मछली है उसको पकड़ना, खनन क्रिया आदि कार्य जो है वो आपका प्राथमिक उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो शामिल है। और इसमें क्या है, इससे संबंधित कार्य जो है क्या क्या है आपका जो पॉइंट है वो है कृषि, खनन, मत्स्य एकत्रीकरण, आखेट और पशुचारण जो है ये प्राथमिक आपका उत्पादन के अंतर्गत जो है वो शामिल है। प्राथमिक उत्पादन में प्रधानतः कच्चे माल का उत्पादन होता है और मुख्य रूप से कच्चे माल में 3 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अध्ययन जो है किया जाता है। तो वो है कौन कौन से 3 प्रकार के जो वस्तुएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो यह प्रथम प्रकार में कृषि से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का अध्ययन। इन वस्तुओं का उत्पादन पर जलवायु, मिट्टी आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है और इसलिए इसका अध्ययन करते समय इन सभी परिस्थितियों का जो है विशेष जो है ध्यान दिया जाता है। दूसरा प्रकार में है कच्चे माल जो है वो कच्चे माल पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे दूध हो गया, मांस, ऊन, खाल आदि। तीसरे प्रकार के जो कच्चा माल है उसके अंतर्गत जो है वो खान से जो उसे उत्पादन प्राप्त होने वाले चीज़ें हैं, जिनमें कि खनिज पदार्थ हो गए। मत्स्य उत्पादन भी इसी वर्ग में जो है वो आता है। नेक्स्ट जो है आपका द्वितीयक उत्पादन उसमें क्या है कि द्वितीयक उत्पादन में किसी जो प्राकृतिक तत्व का सीधा उपयोग नहीं होता, अपितु उसके स्वरूप, गुण और जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं तथा उसका उपयोग जो है उस योग जो है उपयोगी योग जो है वो बनाया जाता है, जिसमें उसके मूल्यों में वृद्धि होती है। तो प्राथमिक उत्पादन है उसमें कच्चा माल आप देखें और उसके बाद द्वितीयक उत्पादन में जो है उससे थोड़ा जो है वो ऊपर का चीज़ है जो कि उसके द्वारा बन गया है, जिसमें आपका देखिए कि लौह अयस्क से इस्पात जो बन गया, लकड़ी से फर्नीचर बन गया। तो उसमें जो प्राइमरी प्रोडक्शन में जो है प्राथमिक उत्पादन में इसके पहले वाला आपका स्टेज था, आपका अयस्क था लौह का। अब इसमें जो है इस्पात बन गया, उसमें लकड़ी था, इसमें लकड़ी से फर्नीचर बन गया, कपास प्राप्त हो गया। तो इन वस्तुओं कपास से जो निर्मित वस्तुएं जो है वो जूट हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब शामिल हो जाते हैं। द्वितीय उपभोग जो है उद्योग जो है वो कहा जाता है। तो इसमें जो है वो आपका यहाँ जो है वो इन वस्तुओं को निर्मित करने वाले जो उद्योग हैं वो द्वितीयक उद्योग जो है वो कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण जो है वह उद्योग में आते हैं। आपका तृतीयक उत्पादन में क्या है, तो इस प्रकार के उत्पादन में किसी वस्तु विशेष से प्रत्यक्ष जो है वो संबंध नहीं होता है, बल्कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादन के कार्यों से इनकी सहभागिता होती है, आपसी जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है और इसके अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सेवाएं सम्मिलित की जाती है जो उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार से सहायक होते हैं। ये जो है आपका तृतीयक उत्पादक है। हम लोग अभी पढ़े प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीय उत्पादक। आप इसको फिर से देख लीजिएगा। प्राथमिक उत्पादक में कच्चे माल, कच्चे वस्तु और द्वितीयक उत्पादक में उससे जो बने हुए हैं उसको देखें। तृतीयक उत्पादक में वो दोनों का सहभागिता होता है और उसमें क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादन के कार्यों की सहभागिता के साथ ही उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सेवाएं सम्मिलित किया जाता है जो कि उत्पादन प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार से सहायक होते हैं। ये तृतीयक उत्पादक में शामिल है। इसके बाद विनिमय आप देखें। विनिमय में क्या है कि वस्तुओं के विनिमय जो है वह विनिमय स्थानांतरण तथा अधिकार परिवर्तन द्वारा होता है। जो वस्तु हैं उसका विनिमय
स्थानांतरण तथा अधिकार परिवर्तन द्वारा जो है ये दोनों होता है। और स्थान तथा अधिकार परिवर्तन के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वितरण तथा दूसरा है व्यापार। तो वितरण वह विनिमय है जिसमें वस्तुएं तथा सेवाओं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वितरण में जिसमें उसकी मूल्य जो है मूल्य में वृद्धि होती है। और यातायात एवं परिवहन इसी प्रकार के कार्य हैं। व्यापार क्या है? तो व्यापार वह विनिमय है जिसमें किसी वस्तु का अधिकार जो है वह परिवर्तन होता है। तो ये आपका एग्जाम में यही सब पॉइंट को जो है वो लिखने से जो है वो आपका नंबर जो है वो अच्छे आते हैं। नेक्स्ट है आपका उपभोग। आपका उपभोग है। उपभोग क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग आर्थिक क्रियाकर्म की आपका अंतिम अवस्था जो है वह होती है, अंतिम अवस्था होती है उपभोग। किसी भी सामान का, वस्तु का सबसे पहले हम उत्पादन करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, निर्माण कैसे करना है, उसको उपयोग करने लायक हम बनाते हैं उत्पादन के बाद। और उसके बाद जो है वो हम लास्ट जो आपका उसका कंडीशन है वो है हम उसका उपयोग करते हैं। तो उपभोग में क्या है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का वस्तु और सेवाओं का उपभोग आर्थिक क्रियाकर्म के अंतिम जो है अवस्था है। और उपभोग का जो सीधा संबंध है उत्पादन तथा विनिमय प्रक्रियाओं से होता है, क्योंकि इसी से किसी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु जो है, इसी से किसी वस्तु की मांग जो है बढ़ती है तथा उसके उत्पादन और विनिमय से प्रोत्साहन मिलता है। तो उपरोक्त जो है आपका सभी आर्थिक क्रियाएं जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित है। और कच्चे पदार्थों का उद्योग तक ले जाना तथा उत्पादन कार्य है उस उत्पादित पदार्थों का उपभोग तक पहुंचाना आवश्यक होता है। और इसके लिए परिवहन के साधन एवं संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन स्थिति, क्षेत्र, वितरण, उत्पादन प्रक्रिया तथा उत्पादन की विशेषताओं के संदर्भ में किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं की स्थापना के लिए कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं जो कि सैद्धांतिक ढांचे में कार्यरत होते हैं। तो उसमें क्या है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत बहुत से सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या आर्थिक क्रियाओं का स्थानिक संगठन, आर्थिक विकास स्तर, आर्थिक क्रियाओं का स्थानिक संगठन, आर्थिक विकास स्तर जो है उसका नीतियाँ, आर्थिक विकास की ये सभी जो क्षेत्र हैं जिससे इसका अध्ययन किया जाता है, उसी में जो है वो इसका ये जो है भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इस तरह से यह जो है वो स्पष्ट होता है कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। इसमें किस तरह से उत्पादन, कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले उत्पादन करता है, उपभोग करता है, और विनिमय वितरण करता है, निर्माण करता है, और उसको अंतिम जो है स्थिति तक, उपभोग करने तक जो है वो लाता है, उससे आर्थिक आय भी प्राप्त करता है। तो ये जो है इन सभी के अंतर्गत जो है संसाधन जो है कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, संचार तथा विविध सेवा कार्य जो है वो उसका अध्ययन जो है वो शामिल हो जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। और भूपृष्ठ पर इसको और बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली जो क्षेत्रीय जो विभिन्नता है उसकी व्याख्या के दृष्टिकोण से इसका जो है अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र विस्तृत एवं गहन होने के कारण ही इसकी कई शाखाएं जो है बन गई है। आर्थिक भूगोल की अनेक शाखाएं बन गई है, जिसमें संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही है, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, विपणन भूगोल आदि उल्लेखनीय है। तो आर्थिक भूगोल का इतना आपका एक्सटेंसिव आपका क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है कि इसी के अंतर्गत जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही संसाधन भूगोल आपका हो गया, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन, विपणन और भी जो है वो शाखाएं जो है वो उल्लेखित होते हैं इसी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। आशा करते हैं कि ये जो आपका विषय है और इस तरह से सेमेस्टर आपका
4 का कोर 8 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो उसका एक क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग।